चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और आज हमें कवर करना है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, पहला टॉपिक सेक्शन 59 से सेक्शन 65। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। पेमेंट को एप्रोप्रिएट करना मतलब अलग करना। अब इसका मतलब बताऊंगा मैं अभी आपको। समटाइम्स अ डेटर ओज सेवरल डेट्स टू द सेम क्रेडिटर, मतलब एक पर्सन को एक ही क्रेडिटर को मोर देन वन पेमेंट करना था, मोर देन वन पेमेंट, ठीक है ना, अलग अलग बिल के अगेंस्ट, which is not sufficient and makes payment which is not sufficient to discharge all the debts। और उस डेटर के पास इतने पैसे नहीं है कि वो सारे के सारे डेट्स को पूरा कर सके। मतलब मान लो मुझे टोटल मिलाकर 6-7 बिल का पेमेंट करना था 1,25,500 सब मिला के, और मेरे पास अभी मात्र 60-65 हज़ार, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि वो जो पेमेंट है 65,000 को कैसे एलोकेट करें। एक ही क्रेडिटर है, एलोकेट कैसे करें, क्या मानेंगे किस बिल का पेमेंट हुआ और किस बिल का पेमेंट नहीं हुआ, ये सवाल है। तो देखो क्या लिखा है, इन सच केसेस द पेमेंट इज एप्रोप्रिएटेड दैट इज एडजस्टेड अगेंस्ट द डेट एज पर सेक्शन 59 से लेकर सेक्शन 61 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पहला है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड, मतलब डेटर बता के दे रहा है कि मैं इस बिल के लिए पेमेंट करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल इनवॉइस नंबर है और डेट है, और डेट है 10 जनवरी 2022 का डेट, इनवॉइस नंबर है सपोज AP 2021-22, इनवॉइस नंबर 052, अमाउंट है 10,500 रुपए। फिर 12 जनवरी का है, फिर 18 मार्च का है, फिर 21 मार्च का है, ऐसे करके अलग अलग इनवॉइस है। 112 बाकी सेम है, 165, 189, 40,600, 12,900, 32,500, 22,800, ऐसे करके अलग अलग बिल है। और क्रिएटर, अच्छा क्रिएटर कौन है, मिसेस नारायण एंड सन। और हम क्या कर रहे हैं, मेरे पास सफिशिएंट पैसे नहीं है, सफिशिएंट पैसे नहीं है मतलब इतने पैसे नहीं है कि मैं सारे बिल का पेमेंट कर सकूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं आपको पैसे दे रहा हूं। एक तो इस बिल के लिए 32,500 एग्जैक्टली, और ये 22,800 और एक 10,500, बस यही मैं पेमेंट कर रहा हूँ। और उसका टोटल आ रहा है, जो भी आ रहा होगा वो पेमेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर डेटर इंडिकेट कर रहा है कि मैं इस बिल का पेमेंट कर रहा हूँ, तो फिर उस केस में क्रेडिटर को कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सेम बिल के अगेंस्ट वो एडजस्ट कर देगा और माना जाएगा बाकी बिल सभी क्या है, पेंडिंग है। क्लियर है। तो देखो क्या लिखा है सेक्शन 59 में, वेयर अ डेटर ओइंग सेवरल डिस्टिंक्ट डेब्ट टू वन पर्सन makes a payment to him either with express limitation or under circumstances implying that the payment is to be applied to the discharge of some particular debt, the payment if accepted must be applied accordingly। तो अगर डेटर ऑलरेडी ये पेमेंट बता रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है कि वो किस ऑर्डर में या किस डेट के अगेंस्ट में डिस्चार्ज होगा, तो उसी ऑर्डर में वो अप्लाई किया जाना चाहिए। उसमें फिर क्रेडिटर को कोई इंटरफेरेंस करने का अधिकार नहीं है। सेकंड, सेक्शन 60, Section 60, application of payment where debt to be discharged is not indicated, मतलब उसमें हम इंडिकेट नहीं कर रहे हैं कि किस बिल का हम पेमेंट कर रहे हैं और किसका पेमेंट नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं बता रहा है डेटर। तो where the debtor has omitted to intimate and there are no other circumstances indicating to which date the payment is to be applied, the creditor may apply it at his discretion to any lawful date। तब यहाँ पर ये पावर होगा उस क्रेडिटर को कि वो जिस बिल के अगेंस्ट चाहे अप्लाई कर सकता है, फिर ये सीक्वेंस नहीं चलेगा। उस केस में क्रेडिटर को लगता है वो सीरियली जाएगा, तो वो सीरियली ले लेगा पेमेंट, और जो बाद वाला डेट है उसका बच जाएगा, पेंडिंग रह जाएगा। ओके,
तो अगर डेटर ने इंडिकेट नहीं किया है तो किसको हक है? क्रेडिटर को, कि वो अपने हिसाब से एप्रोप्रिएट कर सकता है। तो देखो ही कैन नॉट, आगे क्या लिखा है, however apply the payment to a disputed or unlawful debt, मतलब यहाँ पर क्रेडिटर चालाकी नहीं कर सकता। ये चालाकी मतलब जो डिस्प्यूटेड पेमेंट था उसको सेट ऑफ कर देगा, बोलेगा ये वाला पेमेंट मैंने मान लिया कि मिल गया, जिसमें डिस्प्यूट था डेटर और क्रेडिटर के बीच में, वो ऐसा नहीं कर सकता। उसको छोड़कर वो बाकी कहीं भी अप्लाई कर सकता है उस पेमेंट को। और एक और बात, but he may apply it to a debt which is barred by the law in force for the time being, as to the limitation of due। अगर कोई टाइम बार डेट है वो उसमें भी अप्लाई कर सकता है। टाइम बार डेट का मतलब जिसको 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं और अब वो लीगली उसे नहीं मांग सकता था, लेकिन वो डिस्प्यूटेड नहीं है, अनडिस्प्यूटेड है, तो वो टाइम बार डेट के अगेंस्ट भी सेट ऑफ कर सकता है, उसमें कोई मनाही नहीं है। अगर डेटर ने पैसे देते समय कुछ नहीं बोला तो क्रेडिटर को ये राइट है कि वो कहां पे भी अप्लाई कर सकता है, किस बिल के अगेंस्ट, जो टाइम पास हो चुका है वहां पे भी अप्लाई कर सकता है। अगला पॉइंट सेक्शन 61, सेक्शन 61, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेटर डज नॉट इंटीमेट एंड क्रेडिटर फेल्स टू एप्रोप्रिएट, मतलब ना तो डेटर बताता है कि पेमेंट किस तरह से करना है और क्रेडिटर भी अपना दिमाग नहीं लगाता है। क्रेडिटर भी ये नहीं बताता है कि वो किस बिल के अगेंस्ट सेट ऑफ कर रहा है, नहीं बताता है। तब क्या होगा, सेक्शन 61 देखो क्या कहता है, द पेमेंट कैन बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ द डेट इन ऑर्डर ऑफ टाइम, तब फिर टाइम के ऑर्डर में, मतलब जो पुराना बिल है माना जाएगा पहले वो पेमेंट हो रहा है और उसके बाद नया बिल और उसके बाद नया बिल, समझ में आ गया। तो देखो 3 मामले, सेक्शन 59, सेक्शन 60, सेक्शन 61। पहला मामला था डेटर स्पेसिफाई कर रहा है, डेटर बोल रहा है कि नहीं हम तो पहले इस दोनों बिल का पेमेंट मानेंगे, इसको अभी नहीं सेट ऑफ करेंगे, तो जैसा डेटर बोलेगा वैसा होगा। अगर डेटर साइलेंट है तो क्रेडिटर की मर्जी, क्रेडिटर जिस बिल में चाहे एडजस्ट कर सकता है। अगर क्रेडिटर भी दिमाग नहीं लगा रहा है, कुछ नहीं कह रहा है, तो फिर इन द ऑर्डर ऑफ टाइम वो सेट ऑफ होगा, कोई दिक्कत। अगला पॉइंट, अगला टॉपिक, कॉन्ट्रैक्ट व्हिच नीड नॉट बी परफॉर्म विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। अगला टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट which need not be performed, जिसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब उसे परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की अब जरूरत नहीं है। ऐसा कब होगा, तो देखो डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ नोवेशन, रेजिस्टेंस एंड ऑल्टरेशन। 3 टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। पहला नोवेशन, रेजिस्टेंस और ऑल्टरेशन, तीनों में क्या फर्क है वो समझना होगा। एग्जाम में इस पर क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। तो अंडर दिस हेडिंग वी शैल डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ नोवेशन, रेजिस्टेंस एंड ऑल्टरेशन। द लॉ इज कंटेन्ड इन सेक्शन 62 से 67। तो सेक्शन 62 से सेक्शन 67 हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो देखो under this heading we shall discuss the principles of novation, rescission and alteration. The law is discussed in section 62 से 67 of that। अगले पेज में आइए, सेक्शन 62 पहला सेक्शन यहाँ पर, इफेक्ट ऑफ नोवेशन, रेजिस्टेंस एंड ऑल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका क्या असर पड़ता है? If the parties to a contract agree to substitute a new contract for it, मतलब पार्टी तैयार हो गए कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट के बदले में क्या नया कॉन्ट्रैक्ट बना दिया जाएगा, और to rescind it or alter it। rescind it का मतलब होता है खत्म कर देना, कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर देना, और alter it का मतलब होता है उसमें बदलाव करना, कुछ चेंजेस करना। ये 3 चीजों से कॉन्ट्रैक्ट बदल सकता है, या तो पुराने के बदले में क्या नया, बोलो और न्यू कॉन्ट्रैक्ट और ओल्ड वन, ओल्ड वन के बदले में क्या नया। इसमें है कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, बट क्या इसमें नया कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है? नहीं। और तीसरा चेंजेस इन ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये तीनों अलग अलग एरिया, नोवेशन, रेजिस्टेंस और ऑल्टरेशन। देखते जाओ
एनालिसिस ऑफ सेक्शन 62। पहला पॉइंट है नोवेशन। द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट में सब्स्टिट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ओल्ड वन। इफ दे डू सो इट विल बी अ केस ऑफ नोवेशन। ऑन नोवेशन द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज एंड कॉन्सिक्वेंटली इट नीड नॉट बी परफॉर्म। तो जैसे ही नोवेशन होगा ऑब्वियस सी बात है पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। अब पुराना कॉन्ट्रैक्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा, उसके बदले में नया कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना होगा। Thus, in this case, it is a case where there being a contract in existence, some new contract is substituted for either between the same parties or between different parties. The consideration mutually being the discharge of old contract. मतलब जरूरी नहीं कि old contract में जो parties थे नए contract में वही parties रहे। old contract किसके बीच था? ABC। ABC तीनों तैयार हो गए और तीन नए पार्टी जिंदा हो गए DEF, वो तैयार हुए हैं कि इस पुराने कॉन्ट्रैक्ट के बदले में अब नया कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच होगा? DEF के बीच। चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी पार्टी सेम होना जरूरी नहीं है इन केस ऑफ नोवेशन। आगे बढ़ो। एग्जांपल, अच्छा, नोवेशन कैन टेक प्लेस ओनली बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। ऑब्वियस सी बात है, बिना ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट के सारे पार्टीज के सहमत हुए नोवेशन नहीं हो सकता। आगे एग्जांपल, A owes B 1 लाख रुपए। A को B को देना था 1 लाख। A, B, C agree that C will pay 1 lakh to B in lieu of the sum due from A। A, B और C एग्री हो गए कि C पे करेगा टू B 1 लाख रुपए जो कि A को देना था। मतलब जो पैसे A को देने थे उसकी बजाय कौन देगा? C देगा। और B उसके लिए क्या है? तैयार हो गया। बोल रहा है A, B और C तीनों तैयार हो गए नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो पहला वाला कॉन्ट्रैक्ट में कौन किसको देने वाला था? A, B को। और उसके बदले में अब कौन किसको देगा? C, B को देगा। ये क्या हो गया? कैंसिल। और उसके बदले में नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया और ये B भी क्या उसमें एग्री कर रहा है और C भी एग्री कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये नोवेशन कहलाएगा। ओके, अगला पॉइंट, A liability thereby shall come to an end। तो A का लायबिलिटी क्या होता है? End। And the old contract between A and B will be substituted by the new contract between B and C। कोई दिक्कत? Rescission। अगला point, a contract is also discharged by rescission where the parties to the contract agreed to rescind it, the contract need not be performed। In case of rescission, only the old contract is cancelled and no new contract comes into existence in its place। कोई नया contract जिंदा नहीं होता। It is needless to point out that novation also involves rescission। बहुत अच्छा पॉइंट। नोवेशन में rescission अपने आप शामिल होगा क्योंकि नोवेशन के दो हिस्से होते हैं, rescission of old contract and to create a new contract, right? तो इसका मतलब नोवेशन का मतलब ही कि उसमें क्या आएगा? rescission आना ही है। लेकिन rescission में नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं आने वाला है। समझ गया भैया? आगे देखो, ऑल्टरेशन। Alteration of a contract means change in one or more of the terms of the contract। इसमें केवल terms conditions क्या होते हैं? चेंज होते हैं। Alteration is valid if it's done with the consent of all parties to the contract। अगर सारे पार्टी सहमत हो तो alteration किया जा सकता है। The terms of contract may be so altered by mutual agreement that alteration may have effect of constituting a new contract for the old one। In other words, the distinction between the novation and alteration is very lesser। यानी बहुत मुश्किल है ये कहना कि एग्जैक्टली नोवेशन और ऑल्टरेशन में क्या फर्क है, क्योंकि इसमें भी बोल रहा है पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। इसमें भी क्या बोल रहा है? सेम चीज। तो फिर दोनों में एग्जैक्ट फर्क क्या है समझना होगा नोवेशन और ऑल्टरेशन में। तो देखना, नोवेशन एंड ऑल्टरेशन, द लॉ पर्टेनिंग टू नोवेशन एंड ऑल्टरेशन इज कंटेन्ड इन सेक्शन 62 से 67 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इन ऑल्टरेशन देयर इज अ चेंज इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट नो चेंज ऑफ द पार्टी टू इट। कभी भी ऑल्टरेशन में पार्टी चेंज नहीं हो सकते। पुराने कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी कौन था? A, B, C। नए कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी कौन है? रुको, यहाँ पर D, A, B, D चलेगा। यहाँ पर कौन है पार्टी? और बाद में भी कौन रहेगा? A, B, C। ये इंपॉर्टेंट है। अगर पार्टी बदल जाएंगे तो उसे नोवेशन कहा जाएगा, उसे ऑल्टरेशन नहीं कहा जा सकता। क्लियर है? आगे देखो, इन ऑल्टरेशन देयर इज अ चेंज इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बट नो चेंज इन द पार्टीज टू इट। इन नोवेशन देयर में भी चेंज ऑफ पार्टीज आल्सो। ओके, अगला पॉइंट, डिफरेंस देखो। नोवेशन इज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट बाय न्यू कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज।
पुराने कॉन्ट्रैक्ट के बदले में नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना, वो भी पार्टीज के म्यूचुअल कंसेंट से, इसको कहते हैं नोवेशन। Alteration means change in the terms of existing contract by mutual agreement between the parties। उसमें केवल existing contract के terms conditions क्या होते हैं, चेंज होते हैं। जैसे मान लो सपोज पहले 2 महीने का टाइम दिया गया था लोन चुकाने का, उसको चेंज करके 4 महीने कर देते हैं। बोलो कोई दिक्कत? आगे बढ़े। दूसरा, मान लो सपोज ए बी की पार्टी वही है, उन्होंने सपोज ए ने बी को लोन दिया था और 5 लाख का लोन दिया था 12% पर एनम इंटरेस्ट रेट पर। अब दोनों पार्टी तैयार है, इस बात को लेकर सहमत है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% की बजाय 10% कर दिया जाए, तो इसको क्या बोलेंगे? नोवेशन या ऑल्टरेशन? ऑल्टरेशन, क्योंकि केवल टर्म्स कंडीशंस बदले जा रहे हैं, पार्टी चेंज नहीं हो रहे हैं। सेकंड पॉइंट, द पार्टीज में आइदर रिमेन द सेम और थर्ड पार्टी में भी इंट्रोड्यूस। नोवेशन में थर्ड पार्टी को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, पर ऑल्टरेशन में ऐसा नहीं किया जा सकता। नोवेशन रेस्टाइन द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, एज अ रिजल्ट द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म। पुराना कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो जाता है नोवेशन में, जबकि ऑल्टरेशन में पुराना कॉन्ट्रैक्ट रेस्टाइन नहीं होता, केवल मॉडिफाइड होता है। केवल क्या होता है? इसमें मॉडिफिकेशन होता है और उसमें टर्मिनेशन होता है पुराने कॉन्ट्रैक्ट का। ये फर्क है नोवेशन और ऑल्टरेशन में। कोई दिक्कत यहाँ पर? चलो सेक्शन 63, अगला सेक्शन। प्रोमिसी में वेव और रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिस। देखना ध्यान से, प्रोमिसी चाहे तो परफॉर्मेंस को वेव कर सकता, माफ कर सकता है। रेमिट परफॉर्मेंस, रेमिट मतलब छोड़ देना। एवरी प्रोमिसी में डिस्पेंस विद रेमिट होली और इन पार्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस मेड टू हिम और में एक्सटेंड द टाइम फॉर सच परफॉर्मेंस। या तो बोल सकता है पूरा ही मत करो, छोड़ दो, या बोल सकता है टाइम हम तुमको ज्यादा देंगे पहले के मुकाबले। आगे देखना, और में एक्सेप्ट इंस्टेड ऑफ इट एनी सेटिस्फैक्शन व्हिच ही थिंक्स फिट। और वो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए उसे एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन उन टर्म्स कंडीशंस पर जो उसे ठीक लगेगा। इन अदर वर्ड्स, अ कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज बाय रेमिशन। एग्जांपल, A owes B 5 lakh rupees. A pays to B and B accepts in satisfaction of whole debt 2 lakh paid at the time and pledged at which 5 lakh were payable. The whole debt is discharged. मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? 5 लाख देना था A को B को और ड्यू डेट आया तो B तैयार हो गया कि तुम 5 लाख मत दो, 2 ही लाख दो, बाकी मैं तुमको माफ कर रहा हूँ। B तैयार हो गया, तो इसको बोलते हैं रेमिशन। बोलो, तो अगर रेमिशन है तो सभी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो जाएंगे, उसके बाद फिर कोई लीगल कॉन्सिक्वेंस अराइज नहीं होगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेमिशन इज वैलिड इन लॉ, वैलिड है। बोलो अगला पॉइंट, सेक्शन 64, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 64 देखना, द लॉ ऑन द सब्जेक्ट इज when a person at whose option a contract is voidable resigns it, the other party thereto did not perform any promise there contained in which is the promiser। अगर voidable contract में जो aggrieved party है वो बोलता है नहीं मैं ये contract को void declare कर रहा हूँ, क्या declare कर रहा हूँ, तो वैसे केस में क्या आप promiser को अपना promise fulfill करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि contract को खुद aggrieved party ने रद्द कर दिया। बोलो आगे, the party resigning a voidable contract shall, if he has received any benefit thereunder from any party to such contract, restore such benefit। लेकिन अगर हमने कोई बेनिफिट ले रखा था तो बेनिफिट को क्या करना होगा? लौटा देना होगा सामने वाली पार्टी को। ये मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ। बोलो, तो ये मामला क्या था? रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर तो अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है और मैं उसे वॉइड डिक्लेयर कर रहा हूँ तो जो बेनिफिट मैं ले चुका हूँ वो बेनिफिट मुझे लौटाना होगा। और एक बात, जैसे ही मैंने उसे वॉइड डिक्लेयर किया, सामने वाला पार्टी अब कॉन्ट्रैक्ट से बरी हो जाएगा, अब उसे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनालिसिस ऑफ सेक्शन 64, such a contract can be terminated at the option of the party to who is empowered to do so। सुनो, ये बोल रहा कॉन्ट्रैक्ट कौन टर्मिनेट कर सकता है? तो जिसको ऐसा करने का पावर था और वो एग्रीव पार्टी को होगा, मतलब जो पीड़ित है, जिसके साथ गलत हुआ है, उसके पास पावर है कि वो उसे वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। इफ ही हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट तो उसे रिस्टोर करना होगा। आगे बढ़ो,
Example, an insurance company may sign a policy on the ground that material fact has not been disclosed. सुनो, जब आप इंश्योरेंस लेते हो ना तो आपको बहुत सारी बातों का डिस्क्लोजर देना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ता है, आपको कोई ऑलरेडी कोई बीमारी तो नहीं है। आप क्या करते हैं, बीमारी को छुपा देते हैं, नहीं बताते और मेडिक्लेम करा लेते हैं, पॉलिसी करा लिया। बाद में अगर कंपनी को कोई भी कारण से पता चल जाए कि आपको वो डिजीज है तो फिर वो कंपनी आपके इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकती है। समझ में आया? पहला। दूसरा, मान लो कॉन्ट्रैक्ट रद्द नहीं भी किया, कंपनी को पता ही नहीं था, बाद में क्या हुआ, आप हॉस्पिटलाइज हुए 6 महीने बाद 1 साल के अंदर और आपने क्लेम भेजा कि मेरे को क्लेम चाहिए। जब क्लेम भेजा तब पता चला कि आपको तो वो एग्जिस्टिंग डिजीज है, मतलब पहले से वो डिजीज था। तो वैसे केस में इंश्योरेंस कंपनी वो क्लेम का पेमेंट नहीं करेगी क्योंकि आपने यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या किया, छुपाया है। तो एनी पर्सन who has received any advantage under such agreement or contract is bound to restore it or to make compensation. वापस आओ। An insurance company may sign a policy on the ground that material fact has not been disclosed. When it does so, the premium collected by in respect of policy reduced by the amount of expenses incurred by it in this connection must be repaid to the policy holder. रुको अभी। लेकिन अगर इंश्योरेंस कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रही है इंश्योरेंस का, तो जितना प्रीमियम उसने लिया था वो रिटर्न करना पड़ेगा कि नहीं? लेकिन उसमें से इंश्योरेंस कंपनी अपना खर्चा काट लेगी जो इस पूरे प्रोसेस में इंश्योरेंस कंपनी को पेयर करना पड़ रहा है। उतना खर्चा माइनस करके बचा हुआ प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, लौटा देगी अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहा है तो। सेक्शन 65, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन who has received advantage under void agreement or contract that becomes void. Section 65. When agreement to be is discovered to be void or when a contract becomes void, any person who has received any advantage under such agreement or contract is bound to restore it. जो अभी voidable पे पढ़े थे ना, सेम है कि अगर ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, void है, तो वैसे केस में अगर किसी भी पार्टी ने कोई बेनिफिट लिया था तो उसे वो रिस्टोर करना होगा, या तो फिर to make a compensation for it to the person from whom he received it, या फिर उसे compensate करना होगा। अगर वो बेनिफिट लौटा नहीं पा रहा है तो क्या करना होगा, compensate करना होगा, जो नुकसान हुआ है सामने वाली पार्टी को उसकी भरपाई करनी होगी। ये सेक्शन 65 कहता है। From the language of the section it is clear that in such a case either the advantage received must be restored back or a compensation sufficient to put the position prior to contract to be paid. तो या तो आप जो लिया था बेनिफिट वो लौटाइए या आप कंपनसेशन दीजिए ताकि सामने वाला पार्टी अपने पुराने पोजीशन पर लौट सके। क्लियर है? एग्जांपल, ए pays ₹1 lakh in consideration of B's promise to marry C. ए 1 लाख देने को तैयार है बी को अगर बी किससे शादी कर ले, सी से। सी कौन है, ए की डॉटर। तो ए की डॉटर से अगर बी शादी करेगा तो ए बी को 1 लाख रुपए देगा, मतलब पिताजी जो हैं वो अपने दामाद को 1 लाख देंगे, राइट। आगे क्या हुआ, सी डेड एट द टाइम ऑफ प्रॉमिस। प्रॉमिस करते समय सी ऑलरेडी क्या है, डेड हो चुका है, उसका ऊपर जा चुके हो, तो वैसे केस में एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, शुरू से वॉइड है। तो क्या यहाँ पर सी वो पैसे रख सकता है, नहीं, वो पैसा उसे ए को वापस करना पड़ेगा। अगर वॉइड एग्रीमेंट है तो आप पैसे हजम नहीं कर सकते, आपको वो पैसे लौटाने पड़ेंगे। इन अ केस the plaintiff hired a godown, plaintiff मतलब complainant, hired a godown from the defendant for 12 months and paid the whole of rent in advance. पूरे 12 महीने का रेंट एडवांस में पे कर दिया। मतलब समझो एक बंदे ने अपने बिजनेस के लिए गोडाउन किराए पर दिया और मकान मालिक को पूरे 12 महीने का रेंट एक साथ क्या किया, पे कर दिया। लेकिन 7 महीने के बाद गोडाउन में आग लगी और गोडाउन भी पूरी तरह से जल गया, बर्बाद हो गया और इसमें कोई गलती कंप्लेनेंट की नहीं थी, मतलब उस टेनेंट की कोई गलती इसमें नहीं थी। तो सुनो, जैसे ही गोडाउन में आग लगा तो जो रेंट एग्रीमेंट है ना वो वॉइड हो जाएगा, क्योंकि जिस चीज को रेंट पर देना था वही प्रॉपर्टी अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, डैमेज हो चुका है। तो वैसे सिचुएशन में अब आप रेंट एग्रीमेंट को कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो उन हालात में जो 5 महीने का रेंट अभी भी एडवांस में मैंने दे दिया था लैंडलॉर्ड को, वो रेंट वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा? आंसर इज यस, क्योंकि ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्या हो गया? वॉइड।
तो सामने वाले को बेनिफिट क्या करना होगा, लौटाना पड़ेगा। तो देखो क्या लिखा है, विदाउट एनी फॉल्ट और नेग्लिजेंस ऑन पार्ट ऑफ प्लेंटिफ, यानी गो डाउन जो डिस्ट्रॉय हुआ उसमें प्लेंटिफ का कोई रोल नहीं था। एंड द प्लेंटिफ क्लेम ए रिफंड ऑफ ए प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ द रेंट हेल्ड दैट द प्लेंटिफ वाज एंटाइटल्ड टू रिकवर द रेंट फॉर द अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो बात समझ में आई, क्यों मांगने कहा क्या होता है, क्योंकि एग्रीमेंट वॉइड हो चुका है। बोलो, द एक्ट रिक्वायर्स दैट ए पार्टी मस्ट गिव बैक व्हाटएवर ही हैज रिसीव्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। द बेनिफिट टू बी रिस्टोर्ड अंडर दिस सेक्शन मस्ट बी बेनिफिट रिसीव्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट एनी अदर अमाउंट। लेकिन और एक बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पर, जो बेनिफिट मिला है वो लौटाना होगा, कोई दूसरा अमाउंट नहीं लौटाना होगा। अब एग्जांपल से समझिए, ए ने बी को अपनी जमीन 4 लाख रुपए में बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया। बदले में क्या किया, बी ने ए को 40,000 रुपए एडवांस पे किया, अर्नेस्ट मनी तुरंत, और बोला बाकी पैसे में सपोर्ट मैं 2 महीने के बाद दे दूंगा, 3,60,000 रुपए, और तब तुम रजिस्ट्री मेरे नाम से कर देना। बोलो, अब बायर डिफॉल्टर निकला, बायर ने अगले 2 महीने के अंदर बचा हुआ पैसा पे नहीं किया, तो क्या भी एग्रीमेंट को हमें पूरा करने की जरूरत है? एग्रीमेंट तो वो 2 महीने बीतने के बाद एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, मतलब सामने वाला उसके बेसिस पर डिमांड कर नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ बायर डिफॉल्टर है। अब वो डिफॉल्टर है, समझ गए, जैसे डिफॉल्टर हुआ बायर ने क्लेम किया कि देखो ये एग्रीमेंट वॉइड है, तो जो 40,000 रुपए मैंने पे किया था वो तो बेनिफिट पहुंचाया था सामने वाले को, वापस किया जाए। क्लियर है? बताओ, वापस लेने का हक होगा कि नहीं उसको? हाँ, क्यों नहीं? क्योंकि ये अमाउंट बेनिफिट रिसीव्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, मतलब ये नहीं माना जाएगा कि मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट में बेनिफिट लिया। ये 40,000 अर्नेस्ट मनी था, सिक्योरिटी मनी था कि तुम उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करोगे 2 महीने के अंदर। उसने पूरा नहीं किया, डिफॉल्ट किया, तो ये 40,000 लौटाने के लिए सेलर बाउंड नहीं होगा, बिकॉज इट इज नॉट द मनी व्हिच इज कॉल्ड अ बेनिफिट टू द सेलर। ये बेनिफिट नहीं माना जाएगा। तो देखो अभी आगे क्या लिखा है, ए इज एंटाइटल्ड टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड टू रिटेन द डिपॉजिट। The deposit is not a benefit received under the contract. It is a security that the purchaser would fulfill his contract and is ancillary to the contract for sale of land. ये contract sale of land के contract से जुड़ा हुआ ancillary point है, जो seller को protection दे रहा है, ताकि buyer अपने बात से मुकर ना जाए। Clear है? तो इसीलिए ये 40,000 लौटाने की जरूरत नहीं है। Communication of rescission, section 66, अच्छा point है, देखना। We have noticed that a contract voidable at the option of one of the parties can be rescinded, but rescission must be communicated to the other party in the same manner as the proposal is communicated. अगर आप contract को rescind कर रहे हैं, तो communicate करना जरूरी है ना सामने वाली पार्टी को, नहीं तो उसको कैसे पता चलेगा? और communication चेक वैसे ही करेंगे जैसा हम proposal के लिए करते थे, जो हमने शुरुआत में पढ़ा था सेक्शन 4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, एकदम स्टार्टिंग में। याद करो, जब कोई प्रपोजल दिया जाता है और जो एक्सेप्ट किया जाता है प्रपोजल को, तो उसके लिए कम्युनिकेशन कितना जरूरी होता है, याद आ रहा है? तो उसमें याद करो टाइम लिमिट कब तक था। तो अगर मैं बात करूंगा, एक है प्रपोजल, यानी क्या बोलेंगे उसको, ऑफर, और दूसरा है ऑफरिंग। अब यहाँ पर क्या है, ए और बी है, समझ लो। ए ने बी को कोई ऑफर भेजा था, बी को ऑफर मिलने से पहले तो ए उसको विड्रॉ कर सकता है, लेकिन अभी बात समझो, बी को ऑफर मिल गया, हाँ, और बी ने क्या किया, जवाब जो है ना वो भेज दिया है कुरियर करके या बाय पोस्ट। जैसे बी ने जवाब कुरियर वाले को दिया, ए का राइट खत्म हो जाएगा उस ऑफर को विड्रॉ करने का। ए का राइट क्या हो गया, खत्म। और जब ए के पास जवाब मिल जाएगा, ए को वो पढ़ेगा, तब बी का राइट खत्म उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का। सेम टू सेम पॉइंट यहाँ भी एप्लीकेबल होता है। जब आप रेसिशन करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट को क्या करेंगे, रेसिशन मतलब खत्म करेंगे। तो मान लो बी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है ऑलरेडी, और अब उसे हमें खत्म करना है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि वही तरीका अपनाना होगा जो सेक्शन 4 में हम पढ़ चुके हैं, और ये हम